अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल के ऊपर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए आज के दिन हम बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर के बारे में। बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर के अंदर हम लोग आज के दिन फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है। फर्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री का, तो चलिए शुरू करते हैं। इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले तो बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन से आगाज करेंगे इस चैप्टर का। बायोकेमिस्ट्री क्या चीज़ है बेसिकली। बायोकेमिस्ट्री, बायो मतलब होता है लाइफ, लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात होती है लाइफ के अंदर। केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री, यानी कि अगर मैं इसको कहूँ कि ये बेसिकली लाइफ की केमिस्ट्री है, या इसको मैं ऐसे कहूँ कि बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री ऑफ लाइफ है, तो ये बात गलत ना होगी। यानी कि मैं ये कहूँ कि केमिस्ट्री ऑफ लाइफ में हम बेसिकली बात करते हैं केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुतालिक। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो केमिस्ट्री है हम उसको डील करते हैं, उसको पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से प्रोसेसेस चल रहे हैं, सही ना। प्लस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन कौन से आपको न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं, ग्रोथ कैसे होगी, न्यूट्रिएंट्स क्या होने चाहिए, और उसके बाद ग्रोथ कैसे होगी, डेवलपमेंट कैसे होगी, टिश्यूज कैसे बनेंगे, मसल्स कैसे ग्रो होंगे, हेयर लॉस कैसे किस वजह से होता है, कैंसर किस वजह से होता है, फैट्स क्यों के नाम पर नुकसानदेह होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में, सारे केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर डील करते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो बायोकेमिस्ट्री की अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री दैट द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये बेसिकली डील करती है उन केमिकल रिएक्शंस के बारे में या उन केमिकल कंपाउंड्स के बारे में जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं। ऐसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद हैं, या वो केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर चल रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या मुराद है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुराद है जैसे कि प्लांट्स वगैरह या एनिमल्स वगैरह। इसकी जो केमिस्ट्री होती है, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो केमिस्ट्री होती है वो कहलाती है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है। अब आते हैं जरा हम फूड की बात करते हैं, खाने की बात करते हैं। तो फूड यानी कि जो खाना है हमारा, फूड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर कम से कम प्रोटीन शामिल होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट शामिल होना चाहिए, या फैट शामिल होना चाहिए, दूसरे न्यूट्रिएंट्स शामिल होने चाहिए जिसको जिसकी ज़रूरत है हमारी बॉडी को, सही ना। हमारी बॉडी को, हमारे ऑर्गेनिजम्स को इन फैट्स की, न्यूट्रिएंट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, इन सब की ज़रूरत होती है ताकि ग्रोथ सस्टेन की जा सके या ग्रोथ हो सके, मसल्स की ग्रोथ हो सके और कद की ग्रोथ हो सके। इस तरह से बहुत सारे सेल्स प्रोड्यूस हो सकें, डेवलपमेंट हो सके, और बहुत सारे वाइटल प्रोसेसेस जो कि हमारी बॉडी के अंदर चल रहे होते हैं, उन सब के लिए ये फूड जो होता है बड़ा ज़रूरी होता है। एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनर्जी वो चीज़ है जिसकी वजह से हम कोई काम कर पाते हैं, अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव कर पाते हैं। तो आइए ज़रूर आगे बढ़ते हैं हम लोग, डाइट की बात करते हैं। डाइट क्या चीज़ है। डाइट एक इंसान का रेगुलर कंज्यूम्ड फूड होता है, कि इंसान आम तौर पे रेगुलर जो उसका खाना है वो कितना खाता है, या कितना कितना ड्रिंक करता है, कितना पानी पीता है, जूसेस कितने पीता है, ये सब आ जाता है उसकी डाइट के अंदर। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि अपना जैसे अगर कोई जिसका अगर पेट बढ़ रहा है तो हम उसको बोलते हैं कि भाई अपनी डाइट कंट्रोल करो, यानी कि अपना खाना कंट्रोल करो। तो डाइट कंट्रोल करने का मतलब ये होता है कि अपना फूड को रेगुलेट करो, सही ना, अपने फूड को रेगुलेट करो। अपने अपने वजन को घटाने या बढ़ाने के बजाय अपने फूड को रेगुलेट करो, तो तुम्हारा खुद ब खुद जो है वो हेल्थ सिस्टम सही रहेगा। अब आ जाते हैं एक बैलेंस डाइट क्या होती है। एक बैलेंस डाइट वो होती है जिसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट शामिल होते हैं, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट शामिल होते हैं जिसकी वजह से एक गुड हेल्थ इंश्योर हो पाती है। अ फूड प्लान कंसिस्टिंग ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, जो एक फूड प्लान है उस फूड प्लान के अंदर हम क्या शामिल करते हैं, उसके अंदर सारे वाइटामिन्स को और सारे न्यूट्रिएंट्स को हम शामिल कर लेते हैं, मिनरल्स को शामिल कर लेते हैं, प्रोटीन को शामिल कर लेते हैं एक फूड प्लान के अंदर या एक कंप्लीट फूड के अंदर, सही ना। कार्बोहाइड्रेट्स को शामिल करते हैं, फैट्स को शामिल करते हैं, ताकि एक पर्सन को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकें और वो पर्सन हेल्दी रहे, सेहतमंद रहे और सारे बेनिफिट्स हासिल कर सके। और जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे के सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अगर उस डाइट के अंदर शामिल होंगे, तो फिर वो कहलाएगी एक बैलेंस्ड डाइट या एक कंप्लीट फूड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछ रहे हैं कि कितने न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं फूड के अंदर। तो टोटल 6 न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं जो कि अभी मंदरजा झेल हैं। सबसे पहला न्यूट्रिएंट है प्रोटीन, दूसरा न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट, फिर है फैट,
फिर है वाइटामिन, फिर उसके बाद है मिनरल्स और वाटर। ये 6 न्यूट्रिएंट्स है जिसकी ज़रूरत होती है एक इंसान को। वाटर के बारे में तो आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे एक चैप्टर नंबर 6 के अंदर, लेकिन बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। एंजाइम्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि इन सारे न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने के लिए जो हमारी बॉडी के अंदर ऑटो कैटलिस्ट होते हैं वो कहलाते हैं एंजाइम्स। तो इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ है? सबसे पहले तो हमें कार्बोहाइड्रेट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं बेसिकली, कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स होते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं। अगर हम इनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस करने पे भी हमें पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स मिलेंगे या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स मिलेंगे। तो हमें ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है, पहले हम इसकी ओल्ड डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की पुरानी डेफिनेशन क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स की पुरानी डेफिनेशन है कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बेसिकली कार्बन के और वाटर के कंपाउंड्स होते हैं। कार्बन और वाटर के कंपाउंड, यानी कि कार्बन के और कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं जिसके अंदर कार्बन मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है। कार्बन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है और हाइड्रोजन मौजूद है। तो यहाँ पे इसी तरह से मौजूद है जैसे कि एक वाटर के रेशो के अंदर मौजूद होती है। जैसे कि कार्बन के एक्स कंपाउंड्स और वाटर के वाई कंपाउंड्स हो तो हम उसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं ग्लूकोज की बात करता हूँ। देखें ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? जैसे कार्बन के 6 कंपाउंड है, 6 एलिमेंट्स हैं, वाटर के भी 6 एलिमेंट्स है, सही ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास C6H, 2 6 12 और साथ में क्या आ जाएगा O6। तो ये हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला इस जनरल फॉर्मूला के ऊपर फिट बैठ रहा है कि कार्बन के एक्स एलिमेंट्स, एक्स एटम्स और वाटर के वाई कंपाउंड्स, तो टोटल मिला के कार्बोहाइड्रेट बनेगा। ये कार्बोहाइड्रेट्स की पुरानी डेफिनेशन है। लेकिन ये डेफिनेशन कुछ कार्बोहाइड्रेट से पूरा नहीं उतर रही थी, जैसे कि ये डीऑक्सीराइबोस पे पूरा नहीं उतर रही थी। डीऑक्सीराइबोस एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन आप कुछ भी कर लें वो इस डेफिनेशन के ऊपर पूरा नहीं उतरता। तो इसीलिए ये डेफिनेशन को हटाया गया, नई डेफिनेशन इंट्रोड्यूस की गई। नई डेफिनेशन क्या है? नई डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब ये कि उसके अंदर बहुत सारे OH ग्रुप्स होंगे, मैनी OH ग्रुप्स होंगे उसके अंदर, और उसके अंदर अल्डिहाइडिक ग्रुप होगा। अल्डिहाइडिक ग्रुप होने का मतलब ये कि उसके अंदर CHO ग्रुप मौजूद होगा। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे, कीटोन होने का मतलब ये कि उसके अंदर CO ग्रुप मौजूद होगा। तो तब वो कहलाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये एक नेचुरली अकरिंग कंपाउंड होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डेली लाइफ के अंदर। तो चलिए समझते हैं क्या रोल प्ले करते हैं, क्या होते क्या है कार्बोहाइड्रेट्स। आ जाते हैं जरा कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हमने टेस्ट की बुनियाद पर क्लासिफाई करना हो तो कार्बोहाइड्रेट्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है शुगर्स और एक होता है नॉन शुगर्स। शुगर्स और नॉन शुगर्स, ठीक है ना। तो शुगर क्या है? शुगर यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स स्वीट इन टेस्ट होते हैं, मीठे होते हैं, तो हम उनको कहते हैं शुगर्स। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इनका, और ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, वाटर सॉल्युबल होते हैं। जैसे कि इन कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर ले तो इसमें आ जाएगा ग्लूकोस, फ्रक्टोस या सुक्रोस। ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, स्वीट इन टेस्ट भी होते हैं। अब नॉन शुगर्स की बात कर लेते हैं। देखें नॉन शुगर्स के अंदर कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं? नॉन शुगर्स के अंदर वो कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं जो कि एमॉर्फस हैं। एमॉर्फस हैं यानी कि उनकी एक फिक्स शेप नहीं है। जैसे कि आलू है ना, आलू है तो उसकी एक फिक्स शेप नहीं होती। गंदम है तो गंदम की भी फिक्स शेप नहीं होती, पाउडर फॉर्म के अंदर होता है, आटा जो होता है, तो वो एमॉर्फस शेप के अंदर होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स। ये फीके होते हैं, टेस्टलेस होते हैं और ये पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, तो ये इनसॉल्युबल इन वाटर है। जैसे कि स्टार्च हो गया या सेल्यूलोस वगैरह हो गया। सेल्यूलोस पत्तों वगैरह के अंदर होता है, स्टार्च जो होता है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के अंदर होता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है दो टाइप के बुनियाद पर हमने क्लासिफाई किए, शुगर्स और नॉन शुगर्स। शुगर्स जो मीठे हैं और नॉन शुगर्स जो कि फीके हैं। अब आ जाते हैं जरा हम शुगर्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के बाद शुगर्स की क्लासिफिकेशन करें। शुगर्स हमारे पास दो टाइप की होती हैं, एक होता है रिड्यूसिंग शुगर और एक होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है जरा उसको समझते हैं। रिड्यूसिंग शुगर वो होती हैं जो कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर टॉलेंस रिएजेंट को या फैलिंग सॉल्यूशन को, टॉलेंस रिएजेंट को या फैलिंग सॉल्यूशन को ये रिड्यूस कर देती हैं, तो ये कहलाती हैं रिड्यूसिंग शुगर्स।
अब रिड्यूसिंग शुगर्स क्यों टॉलेंस रिएजेंट के साथ में रिएक्ट कर जाती हैं, फेलिंग सोल्यूशन के साथ में क्यों रिएक्ट कर जाती हैं, क्यों उनको रिड्यूस कर देती हैं? तो इसकी वजह ये है कि रिड्यूसिंग शुगर्स के अंदर फ्री अल्डिहाइडिक ग्रुप होता है और फ्री कीटोनिक ग्रुप होता है। या तो फ्री अल्डिहाइडिक ग्रुप होगा या फ्री कीटोनिक ग्रुप होगा, जिसकी वजह से वो टॉलेंस रिएजेंट को, ये टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन क्या होते हैं आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। तो टॉलेंस रिएजेंट को और फेलिंग सोल्यूशन को ये रिड्यूस कर देती हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं, ये कौन कौन से रिड्यूसिंग शुगर्स कौन कौन से होते हैं? ये सारे के सारे मोनोसेक्राइड, जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं वो सारे सारे आ जाते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स में। अब ये रिड्यूसिंग शुगर्स के अंदर आ गए मोनोसेक्राइड्स। अच्छा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या गैलेक्टोज, ये सब मोनोसेक्राइड्स हैं, ये सब रिड्यूसिंग शुगर्स के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा ऑल ओलिगोसेक्राइड, जितने भी ओलिगोसेक्राइड्स हैं, यानी कि डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, ये सारे ओलिगोसेक्राइड जो होते हैं वो माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, सिवाय सुक्रोज के, सारे आ जाते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स के अंदर, ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कौन से होते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स वो होते हैं जो कि टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर सकते या फिर वो फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर सकते। इनको कहा जाता है, सॉरी, इनको कहा जाता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, इनको कहा जाता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, ये नॉन लिख लिएगा। अब ये क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके पास फ्री अल्डिहाइडिक ग्रुप या फ्री कीटोनिक ग्रुप नहीं होता, ठीक है ना। अब इनकी एग्जांपल्स क्या है? इनकी एग्जांपल्स हैं जैसे कि एक ओलिगोसेक्राइड जो कि सुक्रोस है, सुक्रोस वाला ओलिगोसेक्राइड जो होता है वो बेसिकली नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसके अलावा जितने भी पॉलीसेक्राइड्स हैं वो सारे के सारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। इनकी एग्जांपल्स हैं स्टार्च और सेल्यूलोज वगैरह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। देखिए, मैं काफ़ी देर से मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड कर रहा हूँ, लेकिन आपको इनके मतलब ही नहीं पता। मोनोसेक्राइड क्या होता है, ओलिगोसेक्राइड क्या होता है, पॉलीसेक्राइड क्या होता है, ये पहले मुझे ये एक्सप्लेन करना चाहिए था, लेकिन आपको मैंने ये पहले एक्सप्लेन नहीं किया। तो चले अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसकी क्या खास वजह थी, क्यों एक्सप्लेन नहीं किया? क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, इसलिए ये बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आजा जरा कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं? मोनोसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं कि अगर हम इन कार्बोहाइड्रेट्स को पानी के अंदर डालेंगे, वाटर के अंदर डालेंगे, तो दे डू नॉट डिसोसिएट, ये मजीद कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं टूटेंगे। दे डू नॉट डिसोसिएट, दे डू नॉट डिसोसिएट्स, डिसोसिएट्स की स्पेलिंग क्या होती है? डिसोसिएट्स, सही ना। दे डू नॉट डिसोसिएट इनटू more simpler hydrocarbons, more simpler carbohydrates, into more simpler carbohydrates। तो ये अगर मैं मोनोसेक्राइड्स के बारे में आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ऑलरेडी सिंपलेस्ट या स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसको आप मजीद दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं तोड़ सकते, तो इनको कहते हैं मोनोसेक्राइड्स। इन मोनोसेक्राइड्स के अंदर 3 से लेके 10 कार्बन एटम्स हो सकते हैं, कार्बन एटम्स, नॉट कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मोनोसेक्राइड्स क्या होता है? मोनोसेक्राइड्स होते हैं बेसिकली सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अगर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनको आप फर्दर पानी के अंदर डिसॉल्व करोगे तो ये मजीद डिसोसिएट नहीं होंगे, मजीद हाइड्रोलाइज नहीं होंगे, मजीद नहीं टूटेंगे और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, तो हम इसको कहते हैं मोनोसेक्राइड्स या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स यूनिट्स। ये जो मोनोसेक्राइड होता है, मोनोसेक्राइड के अंदर अगर फ्री इनके अंदर अगर अल्डिहाइडिक ग्रुप होगा तो हम इनको कहेंगे एल्डोजिस, और अगर इन मोनोसेक्राइड्स के अंदर कीटोनिक ग्रुप होगा तो हम इनको कहेंगे कीटोसिस। सही ना, है दोनों मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। अब आ जाते हैं, जरा हम ओलिगोसेक्राइड की बात करते हैं। तो ओलिगोसेक्राइड, सॉरी, पहले मोनोसेक्राइड्स की एग्जांपल्स आ गई। मोनोसेक्राइड्स की एग्जांपल्स हम बताते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया या फ्रक्टोज हो गया। देखिए हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप गौर से देखें, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे भी OH मौजूद है, OH मौजूद है, OH मौजूद है, OH मौजूद है और OH मौजूद है। यहाँ पे बहुत सारे OH ग्रुप्स मौजूद होते हैं। OH ग्रुप्स बहुत सारे होने की वजह से यह कहलाएगा पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी। लेकिन इसके अंदर CHO ग्रुप मौजूद है, यानी कि अल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है। अल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है तो हम इसको कहेंगे कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है, ये कहलाएगा पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। ग्लूकोज इज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। अगर हम फ्रक्टोज की बात करते हैं तो फ्रक्टोज के अंदर भी OH ग्रुप बहुत सारे हैं, यहाँ पे OH 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 और ऊपर भी OH मौजूद है। तो ये जो फ्रक्टोज है, ये फ्रक्टोज भी कहलाएगा पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी। लेकिन
इसके अंदर C डबल बॉन्ड विद O ग्रुप मौजूद है जो कि कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से ये कहलाएगा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोस, ठीक है ना। अब देखें गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज लेकिन 5 कार्बन एटम्स के ऊपर मुश्तमिल है। इसके अंदर OH ग्रुप्स हैं हमारे पास, OH ग्रुप्स इसके अंदर भी बहुत सारे मौजूद है, साथ में CHO ग्रुप भी मौजूद है। तो यहाँ पे ये भी पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स के अंदर ही आएगा, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड के अंदर आ गए। ये सारे हमारे पास कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सारे हैं मोनोसैक्राइड्स। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स ये मोनोसैक्राइड्स हैं। अगर आप इनको पानी के अंदर डालेंगे तो मजीद ये दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं टूटेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत छोटे हैं। अब आ जाते हैं जरा हम ओलिगोसैक्राइड्स की बात करते हैं। ओलिगोसैक्राइड्स क्या होते हैं? ओलिगोसैक्राइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कि अगर आप इनको पानी के अंदर डिसॉल्व करें, अगर आप इनकी हाइड्रोलिसिस करें, पानी के अंदर डिसॉल्व करें, तो ये कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं मोनोसैक्राइड्स के, ठीक है। अगर हम क्या करें, अगर हम ओलिगोसैक्राइड्स के अंदर बात करें तो ओलिगोसैक्राइड्स के अंदर डाइसैक्राइड्स आते हैं। डाइसैक्राइड का मतलब ये है कि ये ऐसे ओलिगोसैक्राइड्स हैं, डाइसैक्राइड्स जो है ऐसे ओलिगोसैक्राइड्स है कि अगर आप उनको पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वो बेसिकली 2 मोनोसैक्राइड्स में टूट जाएंगे। अच्छा, इसी तरह ट्राइसैक्राइड होंगे। ट्राइसैक्राइड्स वो होते हैं जो कि पानी के अंदर डिसॉल्व करने पे, जिनकी जब हाइड्रोलिसिस होगी तो हाइड्रोलिसिस करने पे ये टूट जाएंगे 3 कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। इस तरह टेट्रासैक्राइड्स होंगे जो कि 4 कार्बोहाइड्रेट्स में टूट जाएंगे एंड सो ऑन। ये डाइसैक्राइड हो डाइसैक्राइड हो या ट्राइसैक्राइड हो या टेट्रासैक्राइड हो, ये सब लाया करता है ओलिगोसैक्राइड की कैटेगरी के अंदर। ओलिगोसैक्राइड की कैटेगरी के अंदर 2 से लेके 10 मॉलिक्यूल्स मोनोसैक्राइड्स के बेसिकली आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये जुड़े हुए होते हैं किस तरीके से जुड़े हुए होते हैं? ये ग्लाइकोसाइड लिंकेज के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। अब ग्लाइकोसाइड लिंकेज क्या है? ग्लाइकोसाइड लिंकेज इज द बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बोहाइड्रेट्स। आते जरा ग्लाइकोसाइड लिंकेज की बात करते हैं। ग्लाइकोसाइड लिंकेज क्या है? ग्लाइकोसाइड लिंकेज एक ऐसी लिंकेज है जिसके अंदर 2 कार्बोहाइड्रेट्स, यानी दोनों कार्बोहाइड्रेट्स का एक एक कार्बन एटम जो होता है बेसिकली वो 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ में जुड़ा हुआ होता है थ्रू सिंगल बॉन्डिंग, इस तरह से जुड़ा हुआ होता है। या फिर ये हम ये बोल सकते हैं कि ईथर लिंकेज का ऑपोजिट है, ठीक है ना। ये ईथर लिंकेज का ऑपोजिट है, ईथर लिंकेज नीचे वाली थी। इसके अंदर क्या है कि एक कार्बन एटम 2 ऑक्सीजन एटम से जुड़ा होगा 2 अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स के दरमियान में। तो ये हमारे पास है ग्लाइकोसाइड लिंकेज की डेफिनेशन। अब आ जाते हैं जरा यहाँ पे यहाँ पे हम किस चीज़ की, ओलिगोसैक्राइड्स की एग्जांपल्स की बात करें। ओलिगोसैक्राइड्स किस तरह से बनते हैं? तो ओलिगोसैक्राइड इस तरह से बनते हैं जैसे कि माल्टोज है ना, तो माल्टोज बनेगा ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिलाकर। अगर हम लैक्टोज की बात करेंगे तो लैक्टोज मिल्क शुगर होता है, और जो लैक्टोज है वो किससे मिलता है? ग्लूकोज से और गैलेक्टोज से मिला के बनता है। सुक्रोज जो होता है वो बेसिकली केन शुगर होता है, और सुक्रोज मिलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिला के, ठीक है ना। इस तरह से 2 कार्बोहाइड्रेट्स आपस में जुड़ेंगे तो हमारे पास मजीद कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस होते जाएंगे। अब आ जाते हैं जरा पॉलीसैक्राइड्स की बात करते हैं। पॉलीसैक्राइड्स की डेफिनेशन क्या है? पॉलीसैक्राइड्स की डेफिनेशन ये है कि ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, यानी कि अगर हम इन कार्बोहाइड्रेट्स की हाइड्रोलिसिस करें, इनको पानी के अंदर डिसॉल्व करें, तो ये 10 से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि ये नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये अमॉर्फस हैं, पानी के अंदर डिसॉल्व भी नहीं होते हैं, और जब इनको पानी के अंदर डिसॉल्व कर दो, इनकी हाइड्रोलिसिस कर दो, तो ये 10 प्लस कार्बोहाइड्रेट्स ये प्रोड्यूस करके देते हैं, तो हम इनको कहते हैं पॉलीसैक्राइड्स। अब इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? इनकी एग्जांपल्स हैं जैसे कि स्टार्च हो गया। एनिमल पॉलीसैकेराइड होता है, एक प्लांट पॉलीसैकेराइड होता है। एनिमल पॉलीसैकेराइड वो है जो कि एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, जैसे कि ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एक एनिमल स्टार्च है, ये ग्लूकोज का पॉलीमर है, लेकिन सिर्फ एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। अच्छा, अगर हम प्लांट पॉलीसैकेराइड्स की बात करें तो प्लांट के अंदर 2 पॉलीसैकेराइड्स पाए जाते हैं। सबसे पहले स्टार्च और दूसरा है सेल्यूलोस, ठीक है। स्टार्च जो है बेसिकली 2 पॉलीसैकेराइड्स का मिक्सचर है, एक तो अमाइलेस और एक अमाइलोपेक्टिन, सही है। इसी तरह से सेल्यूलोज की बात करें तो सेल्यूलोज जो होता है बेसिकली प्लांट्स का स्ट्रक्चरल मटेरियल होता है सेल्यूलोज, ठीक है ना, और ये प्लांट्स की सेल वॉल्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्यों हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम राइबोस की बात करते हैं या डीऑक्सी राइबोस की बात करते हैं। राइबोस या डीऑक्सी राइबोस जो होते हैं बेसिकली है एल्डोस पेंटोस होते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर
हमारे जिस्म के अंदर आरएनए और डीएनए को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं रिस्पेक्टिवली। और आरएनए और डीएनए दोनों ही हेरिडिटी मटेरियल्स हैं, यानी कि हमें अपने वालिदैन की तरफ से मिलते हैं। ये हमारी एक पहचान होती है आरएनए और डीएनए। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट की इंपॉर्टेंस के अंदर है, तो शुगर हो या स्टार्च हो, शुगर या स्टार्च अगर हमारी डाइट के अंदर प्रेजेंट होगी तो बेसिकली वो एक ऐसे एंजाइम के थ्रू हाइड्रोलाइज होगी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कि शुगर या स्टार्च वो कन्वर्ट होगी ग्लूकोज के अंदर। फिर वो ग्लूकोज जो होगा वो सेल्स के अंदर ट्रांसफर होगा थ्रू ब्लड, ठीक है ना। ब्लड शुगर होती है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर ट्रांसफर होगी, फिर ग्लूकोज की कंबशन होगी। ग्लूकोज की जब कंबशन होगी सेल्स के अंदर तो उससे क्या प्रोवाइड होगी, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, और वो एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस करने के लिए ज़रूरी होती है। यानी सिंपल अल्फाज के अंदर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि आरएनए और डीएनए बनाने का काम करते हैं, और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि शुगर और स्टार्च ये ग्लूकोज में टूट जाता है और ग्लूकोज की कंबशन से हमें एनर्जी मिलती है। इसी तरह से जो एक्सेस ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी के अंदर, जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो हमारी बॉडी के अंदर लिवर के अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। आखिरी जो कार्बोहाइड्रेट है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो होता है वो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होता है एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। एनिमल्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एनिमल्स उनको अपने खाने के तौर पे यूज़ करते हैं। ह्यूमन सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर नंबर 39 था, ये कार्बोहाइड्रेट्स का पूरा टॉपिक हमने खत्म किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।